नमस्ते स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आपका स्वागत है। आज हम फिर चैप्टर फर्स्ट, जो चैप्टर का नेम है सॉल्यूशन, प्लस टू केमिस्ट्री करने जा रहे हैं। प्लस टू की केमिस्ट्री के हमने पीछे लेक्चर्स में देखा था कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, और हमने डिस्कस किया था विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility also increases. Now we will discuss that solubility of gases in liquids, that also it is the reverse happen in that case. इसका reverse happen होगा, solubility of gases decreases with the increasing temperature. ये आपने याद रखना है, समझ के रखना है इसको। हम इस सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टर्म्स डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे हेनरी लॉ क्या होता है और हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं। उसके बाद आएगा एप्लीकेशंस में कैसे स्कूबा डाइविंग क्या होती है, और अलग अलग जो कंसेप्ट्स होते हैं एप्लीकेशंस के, जैसे जो होती है अब कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में कैसे कार्बन डाइऑक्साइड कोल्ड ड्रिंक्स में बाहर आती है और बबल्स बनते हैं जब हम कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल को खोलते हैं। ये सभी अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आएगा आपका हेनरी लॉ। हेनरी लॉ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, साइड बाय साइड हम डिस्कस कर लें कि आपका चैनल ये @फ्यूचर सेवर अकेडमी, इसको यूज सब्सक्राइब कीजिए, और आपके व्यूज आपकी जो कमेंट्स बॉक्स में कोई भी सजेशन आप देना चाहते हो तो जरूर दीजिए। हम लॉन्ग टर्म में ये चैनल रखेंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं होते। एग्जाम का टारगेट मोर देन 95% आपके मार्क्स लेकर आना है। आप मेहनत कीजिए। पहला है क्वेश्चन, टॉपिक है मास ऑफ ए, जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, तो मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जो मास ऑफ ए गैस होगा डिजॉल्व, जो किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व किया है मास, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। दैट सॉल्यूशन विल बी द इक्विलिब्रियम विद द गैस। आपको इक्विलिब्रियम का मतलब पता होगा। जो इक्विलिब्रियम वर्ड होता है वो होता है कि जब गैस भी बन रही हो और सॉल्यूशन दोनों एक स्टेज पे ऊपर, दोनों गैस और सॉल्यूशन ऐसी स्टेज हो कि थोड़ा सा अगर चेंज हो टेम्परेचर और प्रेशर, तो गैस का सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉल्यूशन का गैस बन जाएगा। दैट इज टर्म इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो मास ऑफ ए gas is directly proportional to pressure, and m is equal to, we will add the now proportionality constant. That constant is called k, is a proportionality constant k into p. Now solubility of a gas, this is given by the scientist, very famous scientist Henry, and now by another scientist, you know, Dalton theory we have discussed in +1, Dalton concept। उसके अकॉर्डिंग डाल्टन कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि जो आपकी मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल वेपर प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल वेपर प्रेशर और गैस अबव द सॉल्यूशन। तो x इज ए मोल फ्रैक्शन, वी हैव डिस्कस्ड इन टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन। अगर आपको नहीं पता तो हम पहले दो जो टॉपिक्स मैंने आप लेक्चर दिए उस यूट्यूब के चैनल पे आप देख सकते हो। x इज इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाएगा, x प्रोपोर्शनल टू अगर p है तो सम कांस्टेंट लगा देंगे, वो कांस्टेंट बन जाएगा आपका k-p। यहाँ से हमने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू आ जाएगी p की x अपॉन k' इसके नीचे आ गया, और ये 1/k' एक नया कांस्टेंट बन गया kh। तो 1/k' is new constant which is called kh, that is called a Henry constant. So p बन गया आपका kh into x। अगर this kh is a Henry constant, इसको हम रिमूव कर दें, साइड पे लगा दें, तो p proportional to बन जाएगा x। Another statement for the Henry law becomes, this is the vapor pressure, partial vapor pressure of a solution is directly proportional to the mole fraction of the solute. So this is the mole fraction of the gas solute, in that case is a gas, because जो है हमारा हेनरी लॉ वो गैस के उसमें जो सल्यूट की जगह, तो वो सॉल्यूशन में जो घुल रहा है सल्यूट की जगह पे हमने सल्यूट की
वैल्यू की जगह से हमने क्या लेना है, हमने गैस लेनी है, तो P प्रोपोर्शनल टू X आएगा। दिस इज ऑल अबाउट द हेनरी लॉ। नाउ इसकी एप्लीकेशंस करने से पहले हम इसकी लिमिटेशन डिस्कस करेंगे। जो लिमिटेशंस है हेनरी लॉ की, मतलब कौन सी कमियां इसमें, कौन सी बारीकियां रह गई, जो इसमें डेफिशिएंसीज है, वो हम डिस्कस करेंगे। पहली है लिमिटेशंस आपकी जो हेनरी लॉ की है, वो है इसका प्रेशर इज लो, क्योंकि ये अगर प्रेशर हाई हो जाए, प्रेशर लो ही होता है। अगर प्रेशर हाई हो जाए, हाई प्रेशर पे जो हेनरी लॉज है वो लेस एक्यूरेट हो जाता है एट हाई प्रेशर। हेनरी लॉ लेस एक्यूरेट माना जाएगा, रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे, रिजल्ट ठीक नहीं मिलेंगे। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसकी भी, उस जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आपका KH है, इसमें भी वेरिएशन आ सकती हैं। तो ये पहली लिमिटेशंस है आपकी, लिमिटेशंस इसकी बन गई। दूसरा है टेम्परेचर इज नॉट टू लो, द टेम्परेचर भी इज नॉट टू लो, ये भी लिमिटेशंस है। और थर्ड इसकी जो है, गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, गैस इज नॉट हाईली सॉल्युबल, गैस हाईली सॉल्युबल नहीं होती, क्योंकि कई बार गैसेस होती हैं जो हाईली सॉल्युबल हो जाती हैं। हाईली सॉल्युबल होने के कारण ये जो कंसेप्ट है वहाँ पर वे फेल हो जाएगा। आगे हमने डिस्कस करना है इसकी एप्लीकेशन। ये तो हेनरी लॉज की आपने डिस्कस की है लिमिटेशंस, ना इसकी एप्लीकेशंस, क्योंकि हेनरी ने अकेले ही जो लॉ दिया था उसमें कमियां नहीं थी, उसमें खूबियां भी थी। जो आजकल के जो दिनचर्या के, रोजमर्रा के, डेली लाइफ के जो कंसेप्ट होते हैं उसमें एप्लीकेशंस आपकी यूज होती हैं हेनरी लॉ की। पहले है कार्बोनेटेड बीवरेजेस, इन कार्बोनेटेड बीवरेजेस, जो भी पीने वाली जो लिक्विड्स होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, जो बियर्स होगी, उसमें आपको पता है कि सोल्युबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड उसमें होता है। जो घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है, सोल्यूबल कार्बन डाइऑक्साइड, वो सॉफ्ट ड्रिंक्स में होती हैं, सोडा वाटर में होती हैं, चैंपियंस में होती हैं। बॉटल्स जो सील कर देते हैं हाई प्रेशर में, उसको बोतल को सील कर देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें बंद कर देते हैं। जब बोतल का ढक्कन खोलते हैं, उसका लिड हिलाते हैं, तो प्रेशर जो बोतल के अंदर है वो कम हो जाता है और बाहर प्रेशर बढ़ जाता है, अंदर प्रेशर कम हो जाता है। अगर अंदर प्रेशर कम हो जाए बोतल के अंदर, तो उसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स हैं, जो फालतू होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स, बुलबुले, वो बाहर आएंगे। और जब बाहर आएंगे तो वो क्या करेंगे, इफरवेंसेस, और वो झग, वो एक फोम से बनेगा। जैसे हम अच्छा लगता है, जैसे बर्थडे पार्टी पर कई स्टूडेंट्स करते हैं, कई और भी बड़े भी करते हैं, डियर स्टूडेंट्स, तो वो फॉर्मेंसेस कार्बन डाइऑक्साइड जो घुली होती है, उसका प्रेशर कम होने का, अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाहर ज़्यादा होने के कारण, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर आएगी तो बबल्स के फॉर्मेंसेस बनेंगे। ये एप्लीकेशंस सोलबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर दी, ये दी थी हमने हेनरी लॉस। तो ये हेनरी लॉ वाला टॉपिक हम कर रहे हैं। आपका चैनल @FutureSaver Academy, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही फायदेमंद है आपका चैनल, ये आपके लिए है। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कुछ ना कुछ आपके सजेशन देते रहा करो। एप्लीकेशन दूसरी करने जा रहे हैं हम हेनरी लॉ की। दूसरी है इन डीप सी डाइविंग। ये क्या है, जो समुद्र में गोताखोर जाते हैं, जो समुद्र में गोताखोर जाते हैं ना, तो वहां पर ये यूज करता है, स्कूबा डाइविंग बोलते हैं हम। आपको पता होना चाहिए कि जो एयर है ना, कंप्रेस्ड एयर, ब्रीदिंग के लिए कंप्रेस्ड एयर, स्कूबा डाइविंग जो डाइवर जाते हैं ओशन में, उनमें से कंप्रेस्ड एयर आनी चाहिए उनको ऑक्सीजन के लेने के लिए, उसको सांस लेने के लिए। और इसके अलावा जो कंप्रेस्ड एयर है उसमें N2 भी होता है, कंप्रेस्ड एयर में नाइट्रोजन गैस भी होती है। जो नाइट्रोजन गैस है आपकी, ग्रेट डेप्थ के ऊपर जाकर क्या होता है, डाइवर फील करते हैं
कि जो नाइट्रोजन गैस है ना, जो ऑक्सीजन में ही होती है, वो ब्लड में सॉल्युबल हो जाती है, ब्लड में डिजोल्व कर जाती है, और बाकी बॉडी के जो फ्लूइड हैं जैसे पानी हुआ और भी कोई लिक्विड हुआ, स्वेट हुआ, यूरिन है, उसमें घुल जाती है। वो नाइट्रोजन घुलने के कारण उसमें क्या आ जाता है, बॉडी में बेंड आ जाता है। बेंड मतलब बॉडी को थोड़ा सा परेशानी होती है सांस लेने में, तो इस कंडीशन को हम बेंड्स बोलते हैं, पेनफुल होती है हमारे लिए। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ज्यादा प्रोफेशनल डाइवर जो होते हैं, पेशावर जो प्रोफेशनल डाइवर होते हैं, वो क्या करते हैं, नाउअडेज वो नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को लेकर जाते हैं, क्योंकि हीलियम साइज में भी छोटा है नाइट्रोजन के कंपैरिजन, और एज वेल एज हीलियम जो लाइट होता है, हल्का होता है। तो ये जो हीलियम है, इसमें लो सॉल्युबिलिटी होने के कारण ये घुलता नहीं है, ये पानी में घुलता कम है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, इसकी सॉल्युबिलिटी कम है। ये सॉल्युबिलिटी कम होने के कारण तो ये सेल वॉल्स में चला जाता है, हमारी जो अंदर सेल वॉल्स है उसमें चला जाता है। उसमें अंदर जाने के बाद एक्सेस जो ऑक्सीजन है वो डिजोल्व हो जाती है मेटाबॉलिज्म में जो होती है, और बाकी जो हीलियम है उसके साथ हमें सांस मिलती रहती है। जैसे आपको पता होगा कि जो बैलून्स होते हैं, मेजर सेरेमनीज होती हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स हो गई, या कोई वर्ल्ड कप हो गया, या कोई नेशनल गेम्स हो गई, उसमें आपको पता है कि जो बैलून्स छोड़े जाते हैं कोई चीफ गेस्ट के द्वारा, तो वहां पर भी हीलियम गैस बैलून्स में फिल करती है, क्योंकि इसकी हल्की होने के कारण बैलून्स इनके साथ जल्दी उड़ जाते हैं, फ्लाई कर जाते हैं। ये है आपका दूसरा कंसेप्ट एप्लीकेशंस। और तीसरा है आपका हाई एल्टीट्यूड्स। जो पर्वत आरोही होते हैं, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जाते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड्स होने उसमें भी यहाँ पर आपका हेनरी लॉज यूज होता है। हाई एल्टीट्यूड्स में होता क्या है, पार्शियल जो प्रेशर होता है ना ऑक्सीजन का, वो लेस हो जाता है, ऊपर जाने के कारण ऑक्सीजन का प्रेशर लेस होगा ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन। तो उसकी लो कंसंट्रेशन होने के कारण ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन अमाउंट जो ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी, और कमी होगी, टिश्यू में भी कमी होगी। और जब भी क्लाइंबर्स ऊपर चढ़ते हैं तो लो ब्लड के कारण वो वीक महसूस करते हैं कि उनमें कमजोरी आ रही है, तो शरीर ठीक तरह से काम नहीं करता। एंड आफ्टर दैट इसको हम बोलते हैं डिजीज को एनॉक्सिया। ये डिजीज बनती है एनॉक्सिया। मतलब तभी तो जो पर्वत आरोही है ना, माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, अपने साथ छोटे छोटे सिलेंडर यहाँ पर अपनी बैक पे ऊपर लेकर जाते हैं कि ऑक्सीजन की कमी ऊपर जाकर हाई एल्टीट्यूड्स पे नहीं है। दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन ऑफ द हेनरी लॉ। आल्सो लंग्स, इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, हेनरी लॉ फंक्शन ऑफ लंग्स में काम आते हैं। इन द फंक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स जो आपके फेफड़े होते हैं हमारी बॉडी के, उसके लिए पेनफुल फैक्ट्स डीप, आपको पता है ना, डीप जो समुद्र में गोताखोर, हमने पहले डिस्कस किया अभी 2-4 मिनट पहले, जो समुद्र में गोताखोर होते हैं ना, तो उसमें अगर ऑक्सीजन की कमी आ जाए, ऑक्सीजन कमी आने का जो ऑक्सीजन है ना, वो लेस सॉल्युबल हीलियम गैस अगर यूज कर लें, तो वहां पर वो लंग्स अपने अच्छी तरह से पंप करते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम उसकी नहीं आती। ये आपका बन गया टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ दिस हेनरी लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यू टॉपिक सॉलिड सॉल्यूशंस। Solid solutions. Solid means solid is a solute or solution is a solvent. There are two types of a solid solutions. One is substitutional solid solution. One is substitution solid solutions. And दूसरा है आपका interstitial solid solution. इसके नेम के ऊपर ही दोनों का क्लियर ही है ये कि ये सॉल्यूशंस कौन से बनेंगे। अब देखते हैं हमने इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। आने वाले दिनों में हम ये अपना जो लेक्चर है ना, पे दूसरी स्क्रीन पे ऊपर एक नया आपको फीचर, नया आपको जो आपको मिलेगा, फ्रेम मिलेगा, नया आपको
टॉपिक्स के जरिए आपको नए दिशा में दिखाया जाएगा, उसको आप जरूर ध्यान से देखेंगे, वहाँ से आपको और अच्छा ग्रेस्प करने में मदद मिलेगी। तो सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल या आयन जो होते हैं ना, वो दूसरे की जगह ले लेते हैं, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन सॉलिड सब्सटेंस। जैसे ये है, ये एक हमने ये बना लिया सॉलिड सॉल्यूशन है और ये एक दूसरे के साथ मिक्स हुए हैं। अगर एक की जगह दूसरा आ जाए, यहाँ पर अगर सपोज कर लो यहाँ पर एक दूसरा सॉलिड किसी और का आ जाए, जिसका हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको अलग शो करते हैं, जैसे ऐसे ही इस सॉलिड सब्सटेंस को हम ऐसे शो कर देते हैं। अगर कोई दूसरे सॉलिड पार्टिकल्स इसकी पोजीशन ऑक्यूपाई कर देते हैं तो उसको सब्स्टिट्यूशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन है। जैसे आईपीएल में होता है ना, एक खिलाड़ी को, एक प्लेयर को चोट लग गई तो वो चोट लग गया, प्लेयर बाहर चले जाता है, सब्स्टिट्यूशन उसके ऊपर और आ जाता है, 11 प्लेयर्स की पूरी टीम बन जाती है जब वो फील्डिंग कर रहे थे। जैसे इस तरह सॉलिड सॉल्यूशन इसमें आते हैं। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन आपके ये होते हैं जैसे एटम्स एक काइंड के वॉइड्स में चले जाते हैं। जैसे ये देखो आप, ये आपके सॉलिड सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हो गए, ये सॉलिड सब्सटेंस है, ये बन गए सॉलिड सब्सटेंस। ये सॉलिड सब्सटेंस में ये जो जगह बच जाती है, ये खाली जगह, इसको बोलते हैं वॉइड्स, इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हैं। वो इंटरस्टिशियल अंदरूनी जगह पर, ये अंदरूनी जगह जो बची है, ये अगर सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पर आ जाएं, ये पर न्यू ऑक्यूपाई कोई कर रहे सॉलिड सब्सटेंस ये पोजीशन को, तो इसको बोलते हैं सॉलिड सॉल्यूशन को इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस। ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन ये बन गया। इसके बाद टर्म आती है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेरी इंटरेस्टिंग definition, always comes, always fall in exam. वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर होता है जो गैसेस का, गैसेस टाइप, गैस के बाद वेपर बनते हैं ना, जब हम देखते हैं पानी गर्म करते हैं गैस के ऊपर, जब मम्मा गर्म करते हैं आपके डियर स्टूडेंट्स, और देखते हैं आप जो गैस के बाद वेपर बनते हैं। तो वेपर प्रेशर जो वेपर्स एग्जर्ट करते हैं, जो प्रेशर वेपर एग्जर्ट करते हैं इंक्लूड विद द लिक्विड, ये है आपका सपोज कर लो कंटेनर, इसमें लिक्विड पार्टिकल्स हैं। यहाँ पर आपने सपोज कर लो ये बर्नर है हमारा, बर्नर और गैस हो सकता है। ये लिक्विड पार्टिकल्स के वेपर बन जाएंगे, सपोज कर लो वेपर हम पार्टिकल्स ऐसे दिखा रहे हैं, ये जो वेपर पार्टिकल्स ये बन गए। तो इस वेपर प्रेशर जो वेपर्स है ना, ये वेपर एग्जर्ट करते हैं प्रेशर विद द लिक्विड अबव द लिक्विड सरफेस। ये लिक्विड सरफेस के ऊपर जो वेपर अबव द लिक्विड सरफेस विद द लिक्विड बनाते हैं, उसको बोलते हैं, जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ये वेपर विद द लिक्विड अबव द लिक्विड सरफेस, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर के ऊपर डिपेंड करते हैं? पहले होता है नेचुरल लिक्विड। जैसे नेचुरल लिक्विड क्या हो, अगर लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर बनता ही ऐसे है जैसे लिक्विड को वेपर बनते हैं। अगर उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लिक्विड में और सॉल्वेंट में कम होगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि कम होने के कारण, जो फोर्सेस कम होने के कारण, वो जल्दी हीट लेकर जल्दी उसके वेपर बन जाएंगे। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर के। वेपर प्रेशर बढ़ने के साथ जा कह सकते हो आप, टेम्परेचर बढ़ने के साथ वेपर प्रेशर बढ़ता है। ये तो आपको इजीली क्लियर होगा कि क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो लिक्विड पार्टिकल जल्दी वेपर बनेंगे, और जल्दी जो वेपर बनेंगे उसके बाद वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, क्योंकि वेपर्स का ही वेपर प्रेशर होता है। ये बन गया वेपर प्रेशर आपका लिक्विड सॉल्यूशंस का। तो रॉड्स लॉ और आगे जो कुछ भी टॉपिक्स होंगे हम डिस्कस करेंगे साइड बाय साइड। मिस ना करना, टॉपिक्स को देखते रहना। आज के लिए इतना ही है। टेक केयर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहना, एंजॉय करना।
नमस्ते।